पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से और नया होने वाला डिफेंस पैक्ट, इसको अगर बड़े कैनवस के ऊपर रखें तो आपके सामने कौन सा मंजर वज़ा होता है और इसमें पाकिस्तान की इतनी अहमियत की वजह क्या दिखाई देती है? एक तो ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको हम देखना ही एक बड़े ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्केल पर चाहिए। सऊदी अरब को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। देखिए, हमारा अभी ओपन अप हुआ ही नहीं ये जो हमारा मुल्क है इस तरीके से फॉरेन डेवलपमेंट्स के लिए। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये है कि अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान पे हमला होता है, उनका इशारा उस तरफ था जो शरपसंद अनासिर जिनकी आमाजगाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो आके पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो ये भी इसी तनाजुर में होगा कि ये सऊदी अरब के ऊपर हमला। अटैक ऑन Saudi Arabia will be considered attack on Pakistan and attack on Pakistan will be considered attack on Saudi Arabia। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और वो इत्तेहाद मुस्तकबिल करीब में दुनिया का पूरा नक्शा तब्दील करके रख देंगे। बहुत सी जहमगोइयाँ हैं, बहुत से सवालात हैं कि कौन सा मुल्क किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दिफाई मुआहदे क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा, चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत को अमरीका की तरफ से दिया गया इस्तिस्ना इस वक्त में ख़त्म क्यों हो रहा है। दुनिया के इस बदलते हुए मंजरनामे, ये बदलते हुए ब्लॉक्स, बदलते हुए नज़रियात या बदलती हुई हैयत, इसके पीछे की बुनियादी वजूहात क्या हैं और आइंदा बड़े कैनवस के ऊपर हमें मंजरनामा क्या देखने को मिलेगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोतबर आवाज़ जो इस अहद की है जिसने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई, मेरी मुराद अहमद हसन अल अरबी साहब। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद हसन साहब, अगर देखा जाए, सबसे पहले बात करें पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से और नया होने वाला डिफेंस पैक्ट, आप इसको अगर बड़े कैनवस के ऊपर रखें तो आपके सामने कौन सा मंजर वज़ा होता है और इसमें पाकिस्तान की इतनी अहमियत की वजह क्या दिखाई देती है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको हम इसको देखना ही एक बड़े ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्केल पर चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफेंस पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट और इसका रिपल सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं है, मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है। इसका इम्पैक्ट जो है वो जो ग्लोबल इक्वेशन है उसको भी करेगा। आप अगर हिस्टोरिकली देखें, क्योंकि ये जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का, इसको ये क्या है और ये क्या हो सकता है इसको हम समझ ही नहीं सकते जब तक हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को ना देखें। ये बहुत जरूरी है इस पैक्ट को समझने के लिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में हमेशा से जो पावर सेंटर्स रहे हैं वो, अगर आप बिल्कुल एक वेस्टर्न जो फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस है ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस को पढ़ें तो वो भी ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस आई हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिडिल ईस्ट से जरूर मिलेगा। दिस प्रिसाइसली इज द रीजन व्हाई वी कॉल मिडिल ईस्ट द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जितने भी बड़े मजाहिब हैं उनका भी ओरिजिन आपको मिडिल ईस्ट से मिलेगा। और इंपॉर्टेंटली इस दुनिया के ऊपर जिस भी सुपर पावर ने हुकूमत की है उसका इन्फ्लुएंस आपको मिडिल ईस्ट पर लाजमी मिलेगा। अब मिडिल ईस्ट में ऐसा खास क्या है? अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गुजरे हैं ब्रेजिंस्की, रोट अ फेमस बुक द ग्रैंड चेस बोर्ड। उस बुक में ही सेज कि मिडिल ईस्ट के अंदर आपको दुनिया के सारे ट्रेड रूट्स मिलते हैं, आपको दुनिया के सारे रिसोर्सेज जो दुनिया को रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। यूथ की पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा इसी मिडिल ईस्टर्न रीजन में मिलती है और मिडिल ईस्ट जो है ये दुनिया का सेंटर बनता है। ये एशिया, साउथ एशिया और यूरोप का आपस में कनेक्ट करते हैं, इस वजह से इस रीजन को यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक। और वो रिलीजन या वो कौम जिसने पिछले 1400 साल पूरी दुनिया पे सबसे ज्यादा ताकतवर कौम या ताकतवर रियासत के तौर पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा, वो मुसलमान जो हैं वो भी आपको सारे इस यूरेशियन ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है आपको यहीं पे मिलते हैं। ठीक। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अमेरिका भी सोवियत यूनियन के दरमियान जब कोल्ड वॉर हो रही थी तब भी कंट्रोल की जो जंग थी वो मिडिल ईस्ट इसी रीजन के ऊपर थी, जिसमें आप अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत शामिल कर ले, ऑल्दो इट इज ऑन द एज, आप उसको भी शामिल कर ले। फिर उसके बाद आप अमेरिका का इन्फ्लुएंस पिछले 70 ईयर्स में, 7 डेकेड्स में अमेरिका वाज सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल और अपना इम्पैक्ट कायम रखना चाहता था।
तो नेचुरली मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अब जितने भी ट्रेड रूट्स हैं वो भी आपको मिडिल ईस्ट से होते हुए नजर आएंगे, ऑयल रिसोर्सेज आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे। अभी भी दुनिया की जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, रिसेंट 2 वॉर्स देख लें, वो भी मिडिल ईस्ट में हुई हैं, जिनमें इम्पैक्ट इतना था कि वो फैल के पूरी दुनिया में फैल गई। फिर वॉर ऑन टेरर को अगर आप देखें, वो भी लार्जली इसी खत्ते में हुई। तो इस खत्ते के ऊपर कंट्रोल जो है वो बहुत सारी ताकतों का ख्वाब है, क्योंकि जब तक आप इस खत्ते को कंट्रोल नहीं करते, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रीजन को अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट को, तो मिडिल ईस्ट पिछले तकरीबन 1400 साल एक डिफरेंट फॉर्म में रहा है। मिडिल सही। ईस्ट आपस में यूनाइटेड रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही है, और वो सम फॉर्म ऑफ यूनिटी, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल प्रोसेस कह ले, या एक यूनाइटेड फॉरेन पॉलिसी कह ले, या टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कह रहे हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में एक यूनिफिकेशन रही है। मिडिल ईस्ट के बिल्कुल आगे यूरोप शुरू होता है। यूरोप पिछले 1000 साल से बहुत ज्यादा डिवाइडेड रहा है। उसमें आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, इनकी एनिमोसिटी पूरी दुनिया में हिस्ट्री में मशहूर रही। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आया, जब इंस्टीट्यूशनल जो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करना शुरू कर दी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स बने जिन्होंने कहा कि हम पीस इंश्योर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ले लें, आप वर्ल्ड बैंक ले लें, आईएमएफ ले लें, इस तरह की जब ऑर्गेनाइजेशंस बनी, नियो लिबरल ऑर्डर जब आया, कैपिटलिज्म बैक, तो उस वक्त यूरोप का जो 1000 साल का तरीका था अपनी एग्जिस्टेंस का, वो हम्म। तब्दील हो गया। सही। यूरोप बिकेम यूरोपियन यूनियन, और सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने हजारों साल पुराने इख्तलाफात भुलाकर आपस में इकट्ठे हुए, एंड दे प्रेजेंटेड अ ज्वाइंट फ्रंट टू द वर्ल्ड। उसके बिल्कुल साथ मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। 1000 साल से जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज रह रहे थे, वो इसके यकसर उनका रहने का अंदाज तब्दील हो गया। देवर मोर डिवाइडेड एंड मोर फ्रेगमेंटेड देन एवर। हम्म। सो उसके बाद अब पिछले तकरीबन 80-90 साल के बाद, जब अब सिस्टम चेंज हो रहा है, दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ भी जा रही है, दूसरा नियो लिबरल से नियो रियलिस्ट मॉडल की तरफ भी जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर आपको यूरोप अपनी जो असल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है उसकी तरफ जाता नजर आ रहा है। जर्मनी में नेशनलिस्ट की गवर्नमेंट पावर में आ रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो आगे पावर में आएंगे। फ्रांस के अंदर ऑलरेडी आप देख रहे हैं अपहीवल जो है, जो नेशनलिस्ट का आ रहा है, जो कि कहते हैं कि फ्रांस फर्स्ट, इंग्लैंड फर्स्ट और जर्मनी फर्स्ट, जो ये बात नहीं करते कि यूरोपियन यूनियन फर्स्ट। तो ग्लोबलिस्ट खत्म होते जा रहे हैं। हम्म। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर अब हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में तब्दीली की वजह से, कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ रही। आप चाहे ईरान सऊदीया की बात कर लें, कतर की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ऑर्डर ऐसा हो रहा है कि वो आपस में एक दूसरे से अब बात करना चाह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात भुला, चाहे आप उसकी वजह इसराइल को कह लें, चाहे आप ग्लोबल ऑर्डर को कह लें। लेकिन जो लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है वो यही है कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में अब यूनिट अच्छा, किसी न चलें, किसी अगर फॉर्म में आप आजकल मुस्लिम की जो वर्ल्ड की मॉडल। बात कर रहे हैं तो फिर यूएई के किरदार को हम कहाँ पे रखेंगे? देखिए, यूएई इज पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आप अगर इसराइल की बात करें, वो इकबाल का शेर है, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब नहीं। ये मिडल ईस्ट का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें मैं काफी दफा इसका तस्करा भी कर चुका हूं। तो अगर आप इसराइल को जहन में रखें, इसराइल तो किसी में तमीज नहीं कर रहा। वो तो ईरान पे भी हमला कर रहा है, वो सऊदी अरब के इंटरेस्ट को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो दोहा को भी जो है टारगेट करने की, उनके इंटरेस्ट को भी कोशिश कर रहा है, वो सीरिया के अंदर भी हमले कर रहा है, वो इजिप्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो लीबिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सो मिडिल ईस्ट जो है वो तो, इसराइल जो है वो तो डिवाइड नहीं कर रहा किसी सेक्ट में, किसी एथनिसिटी में, किसी नेशनैलिटी में, वो सबको एक तरह से देख रहा है। हम्म। तो जब पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा होगा, स्पेशली जब सऊदी अरेबिया किसी बात के ऊपर फैसला करेगा, या दोहा कतर जो है वो किसी बात पे फैसला करेगा, जब मुस्लिम वर्ल्ड किसी बात पे फैसला करेगा, तो यूएई आपको ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आएगा। अच्छा, टेक्निकली इम्पॉसिबल। ये बताइए कि हकीकत पसंदाना हो के अगर सोचें तो आपको सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का होने वाला मुआहदा, उसके पीछे सरासर इजराइल ही दिखाई देता है, या फिर अदम एतमाद जो है या अदम तवज्जो जो अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर दी गई, कि जब यमनी बागी जो हैं, जिन्हें हम हौसी भी कहते हैं, हौसियों की तरफ से हमला किया गया सऊदी अरब पे, तो वहाँ पे जो खामोशी थी अमेरिका की, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस वजह से भी सऊदी अरब ने अमेरिका से अपनी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबसूल की है। क्या ये वजह दिखाई देती है, या इसको आप एक कॉन्स्पायरेसी थीरी या मुबालगा आराई कहें? जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहूंगा और मुबालगा आराई ही कहूंगा इसको।
क्योंकि इतना बड़ा जो डिफेंस पैक्ट होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफेंस पैक्ट होता है, कि सऊदी अरेबिया के पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक टाइज हैं, ट्रेड हम्म, टाइज हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन दी अदर कंट्री। हम्म, अब जो ये बात करता है कि ये एक फलां के रिएक्शन में हो गया, फलां एक इवेंट हुआ उसके रिएक्शन में हो गया, तो सिर्फ ये कम इल्मी का इजहार है, क्योंकि इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट किसी इवेंट के रिएक्शन में नहीं हो सकता। हम्म, ये जेनरेशनल डिफेंस पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट नस्लों पे आएगा। हम सिर्फ इसको जंग के तनाजुर में देख रहे हैं, जो कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी चीज को एक बहुत छोटा सा लेंस लगा के देख रहे हैं कि इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा जी, और इसराइल का क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अंदर हमारी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर काम हो रहा है, एआई वॉरफेयर से लेकर अब स्पेस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या चीज है जो हम इसमें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन से लेकर मॉडर्नाइजेशन, जो जिस भी फील्ड की आप बात कर ले, वो फील्ड इससे इंपैक्ट हो रही। सो ये पैक्ट किसी रिएक्शन में नहीं, हाँ जो इवेंट्स होते हैं वो इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं कि कितनी जल्दी होना था, कितनी देर में होना था। लेकिन ये कहना कि एक चीज के रिएक्शन में, मैंने सारी जो अभी इससे पहले भी आपके आपके साथ बात की, नेचुरली चीजें इस डायरेक्शन में जा रही थी, नेचुरली दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होकर इस डायरेक्शन में आया। सो एक सिंगल इवेंट या एक सिंगल कंट्री, वो इस आई थिंक इट इज लार्जर देन दैट। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और ये एक नेचुरल प्रोसेस जो वर्ल्ड ऑर्डर का चल रहा था, आई थिंक उसकी वजह से हुआ है। जो इवेंट्स हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने, जैसे इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस हमले की वजह से ये प्रोसेस जरा तेज हो गया हो, सही। लेकिन इसके रिएक्शन में नहीं हुआ। अच्छा। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज यस डिस्टर्ब हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जब हम्म, कतर के ऊपर हमला हुआ अमेरिका हम्म, की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ अमेरिका के रोकने के बावजूद, तो अमेरिका पर से जो फेथ था वो शेक हुआ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन क्या उसके रिएक्शन में डिफेंस पैक्ट हुआ है? आई थिंक इट वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट, इट वुड बी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी हमने चीजों की। आई सही। थिंक इसके रिएक्शन में नहीं हुआ, एक लार्जर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और गेम्स, ये इवेंट्स ने उसको कपल अप किया है। लेकिन ये अगर ना भी होते तो फिर भी चीजें इसी डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि इट वाज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया फॉरेन पॉलिसी, ये होना ही था। अच्छा, आपको मालूम होगा कि जंग के दिनों में भी हमारे यहाँ बहुत सारी बातों को अजरह तफन्नुन लिया गया, तंजन लिया गया, मजाकन लिया गया, और उसके ऊपर बहुत सी मीम्स बनती रही। अब इस Yeah. मुआहिदे के ऊपर एक जुमला है जो चल रहा है कि सऊदी अरब को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। यानी लिखा यह गया कि अरबों को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी और पाकिस्तान को अरबों की ज़रूरत थी। तो अब ये कहने को तो अज़राए तफन्नुन बात की गई है, मजाकन बात की गई है। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि जो बात की गई है कि अब हमें अरबों डॉलर मिलेंगे, तो ये इसी का ही नतीजा हो सकता है कि मिलेंगे, हाँ मिलने चाहिए, और इसी तरीके से ही बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं? देखिए बात ये होती है कि हमारी जो नेशनल साइकी है हम्म, उसका, ये जब पाकिस्तान, अभी आप देखें हमारा अभी ओपन अप हुआ ही नहीं, ये जो हमारा मुल्क है इस तरीके से फॉरेन डेवलपमेंट्स के लिए, हम्म, हम बहुत घुटे हुए थे अपने बॉर्डर्स में। हम्म, हमें बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन से लेकर पॉलिटिकल टर्मोइल तक वो बहुत ज्यादा था, स्पेशली फॉर द पास्ट 30 हमारी जो फॉरेन पावर प्रोजेक्शन थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, उसको आप कहीं किसी खाते में नहीं लेके आ सकते। हम्म, अचानक से ऑपरेशन मार्क सुंदूर का इन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद ऑपरेशन मार का हक और बुनियानुन महसूस हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान बिकेम ग्लोबल। माशाल्लाह हम पूरी दुनिया के अंदर, हमारे कभी हम इधर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर स्टेटमेंट्स, हम बातें हो रही हैं हमारी, कभी चाइना के साथ हम परेड का मामला हो रहा है, कभी अमेरिका के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है एक एक नेशनल, एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। दुनिया के फैसलों के अंदर पाकिस्तान एकदम से अपना इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो जाहिर है हमारे लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा हम्म, अपने आप को इंटरनेशनल अरीना में या इंटरनेशनल होकर चीजों को ग्लोबली हम्म, सोचने में। आप इंटरनेशनली अगर फॉरेन पॉलिसी को देखें, अगर आप डिप्लोमेसी को देखें, तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड होती है।
आप अगर, और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये डिफेंस पैक्ट के अंदर इसका मकसद यही होता है कि एक दो ममालिक हैं, हर मुल्क की कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस। उसी ठीक। तरह पहले मुल्क की हैं, उसी तरह दूसरे मुल्क की। ठीक। पैक्ट का मतलब ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, एंड वाइस वर्सा। हम्म। तो इस सऊदीया पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें भी चीजें इसी तरीके से होंगी। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, पाकिस्तान उन स्ट्रेंथ्स के थ्रू सऊदीया को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, और सऊदी अरब अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू पाकिस्तान को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये है कि अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान पे हमला होता है, उनका इशारा उस तरफ था कि जो शरपसंद अनासर जिनकी आमाजगाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो आके पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो ये भी इसी तनाजुर में होगा कि ये सऊदी अरब के ऊपर हमला। आप समझते हैं कि ये एक सियासी बयान है या ये फिर अफगानिस्तान की हुकूमत को भी बाज रहने की एक तंबीह? देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था कि जब ये डिसाइड हुआ था कि अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन पाकिस्तान, एंड अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। अब बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक अफगानिस्तान से होता है वो टीटीपी और बीएलए की जो टेरर फैक्ट्रीज वहां पे मौजूद हैं उसकी तरफ है। ये मैसेज अफगान हुकूमत की तरफ भी है, क्योंकि हमारी रियासत ने, उलमा इकराम ने, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ये अपने आप को कहते हैं, इनके बारे में फतवे दिए हुए हैं कि ये खवारिज हैं। खवारिज यानी दीन से खारिज हो चुके हैं, और ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाबुन नार का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये जहन्नम के कुत्ते, इनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं, और इनके खिलाफ जिहाद जो है वो फर्ज है। सो जो टीटीपी है वो बयानिया जो लेके आती है, जो उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक काफिर रियासत है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हम जो है वो जिहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा ने तो बहुत अरसा पहले उनके इस बयानिए की धज्जियां उड़ा दी थी, और उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ये फासिक हैं, खवारिज हैं और दीन से खारिज शुदा हैं। लेकिन उनका बयानिया वो अपना यही बना के रखते हैं जो टीटीपी वाले, और अफगान हुकूमत को भी वो इसी तरीके से यही कहते, जाहिर है बयानिया नैरेटिव तो सेम है। तो अब जब सऊदी अरेबिया, जहां पे हरमैन शरीफैन हैं, जहां पे खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब सऊदी हुकूमत ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला ऐसे ही है जिस तरह सऊदी अरब पे हमला है, जिस तरह हरमैन शरीफैन पे हमला है, तो फिर इनका ये बयानिया कहां पे गया? तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में शायद कहा हो। और दूसरी बात यह है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उनको भी अब चाहिए कि वो टीटीपी को, यानी फितना अल खवारिज को, वो कहें जो ये असल में हैं। अफगान गवर्नमेंट शुड ऑफिशियली कॉल देम खवारिज एज वेल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के ऊपर हमला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब पे हमला है, जैसे हरमैन शरीफैन पे हमला है। सही। अच्छा, अगर इजराइल को देखा जाए, इजराइल के तौसीब पसंदाना इकदामात, ग्रेटर इजराइल का प्लान, जिसके ऊपर बहुत सी मुबहम इत्तलात भी हैं और बहुत से खुले अल्फाज में भी, कि जहाँ पे बेज़लेल स्मोट्रिच ये कहे कि एक नई कॉलोनी बनाई जाएगी गज़ा के अंदर, वहाँ पे उन फ़ौजियों को घर दिए जाएंगे जो इस जंग के अंदर शरीक रहे। फिर जनूबी लबनान के ऊपर हमला, उर्दन, शाम, इसके ऊपर हमला करने की बातें। क्या आप ये समझते हैं कि अगले 2 सालों में जिसकी पेशीन गोइयाँ या जिन ख़तरात का इजहार किया जा रहा है, इजराइल उस पे अमल करने को तैयार है, और इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका की पुष्ट पनाही इस नक्शे के पाया तकमील तक पहुंचने तक इजराइल के साथ ही रहेगी? देखें, इसमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा इसराइल वाले मामले के ऊपर। जी जी। इसराइल को मैंने जब से मैंने मास्टर्स किया है, वो थीसिस के टाइम से मैं इसराइल को पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़ भी टर्किश एंगल, मिडिल ईस्टर्न एंगल से रहा हूँ। और इसराइल इज अ वेरी क्लेवर स्टेट। मैं इसराइल को पावरफुल स्टेट नहीं कहूंगा, इसराइल पावरफुल स्टेट नहीं है, लेकिन इसराइल बहुत ज्यादा क्लेवर स्टेट है। क्लेवर किस तरीके से है? क्लेवर इस तरीके से कि वो अपने इर्द गिर्द मीडिया के थ्रू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, रिसर्चेस को बायस बनाने के थ्रू, उसको इन्फ्लुएंस करने के थ्रू, वो अपना एक इमेज ऐसा पोर्ट्रे करता है कि वो इनविंसिबल है। इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसराइल कभी खत्म नहीं हो सकता, इसराइल के अंदर किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है।
आप हर मिडिल ईस्टर्न कंट्री के अंदर डिवाइड्स डिस्कस करेंगे, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिवाइड्स डिस्कस करेंगे, इवन आप अमेरिका के अंदर भी डिवाइड्स डिस्कस करेंगे, बट कोई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट आपको इसराइल के अंदर मौजूद वीकनेसेस और डिवाइड्स डिस्कस करता हुआ नहीं नजर आए। सही। आपको गाजा के ऊपर जेनोसाइड, हर मीडिया हाउस बता रहा है कि गाजा में इतना जुल्म हो रहा है और वो सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन उसके पीछे इसराइल के अंदर क्या वीकनेसेस इमर्ज कर रही हैं वो आपको कोई मीडिया हाउस नहीं बताता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर द पास्ट 70 ईयर्स अपना एक इमेज ऐसा क्रिएट कर लिया। इसराइल की जहां तक बात है, हम इसराइल के एक्सपेंशन की बात करते हैं, देयर इज नो डाउट कि इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1985 में थियोडोर हर्जल ने दे दिया था, और उस कॉन्सेप्ट की वजह से ही लोग जो हैं यूरोप का सुकून दे माहौल छोड़ के जो यहूदी हैं वो इसराइल में आके आबाद हुए। उसके अलावा इस सहरा में आने का उनके पास और कोई जवाब नहीं था कि इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनेगा, यहाँ हम रिवर नाइल से रिवर आप यूफ्रेटिस तक अपनी गालिबन रियासत आप बात कर रहे हैं 1985 की, ये 1885 होगा। 1885 कह जी रहा हूँ, जी जी 1885। जी 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 जी। आपने पहले 1985 बोला तो वो मुझे वो उसमें थोड़ी सी हैरत हुई। माजरत वो 1885 है, थियोडोर हर्जल की बात कर रहा हूँ। जी जी। सो तब से अब तक ये सब कुछ इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये प्लान इनका ये था कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, हमारा मसाया आएगा और ये सब कुछ होगा। पिछले 3 साल से अगर आप स्पेशली इसराइल को देखें तो इसराइल की सोसाइटी इज द मोस्ट डिवाइडेड सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ज्यूज जो हैं उसमें एक आशिक नाजी ज्यूज हैं, जो कि आपको ज्यूज के ब्राह्मण जिनको आप कह सकते हैं, फिर सफारदी ज्यूज हैं, फिर उसके बाद मिजराही ज्यूज हैं, और फिर इथोपियन ज्यूज हैं। ये 4 तरह की लोकेलिटी, और उसके बाद कुछ रशिया और यूरोप वगैरह से बाकी जगहों से आए हुए हैं, वो एक आप उसको 5वीं टाइप कह लें। ये पांचों आपस में इतने डिवाइडेड हैं कि इनकी आपस में शादियां भी बहुत मुश्किल से होती हैं, इनके बच्चे एक दूसरे के स्कूलों में नहीं जाते, इनकी रिहाइश के इलाके भी अलग हैं। तो इट इज द मोस्ट डिवाइडेड सोसाइटी जो है, आर्टिफिशियल सोसाइटी, वो इसराइल की है। पिछला जब से इन्होंने गाजा का जेनोसाइड शुरू किया है उसके बाद से आप देखें कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी जो है वो नेतन्याहू को छोड़ के चली गई है। तब से अब तक, जब ईरान के ऊपर हमला किया तब से अब तक नेसे में नेतन्याहू के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पब्लिश हो चुका है। नेतन्याहू यानी इसराइली गवर्नमेंट और इसराइली जुडिशरी आपस में इतना शदीद इख्तलाफ है कि आए रोज इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर जलसे और वो सारा कुछ रैलीज वगैरह निकल रही होती। पिछले 2 सालों में जो इसराइल की पॉपुलेशन है उसका 2% परमानेंटली इसराइल की नेशनैलिटी को अबैंडन करके निकल चुके हैं। ऐसे ही इतने लोग इसराइल को छोड़ के वैसे गए हैं, अभी तक उन्होंने नेशनैलिटी कैंसिल नहीं की, उसका रिकॉर्ड इसराइल अभी तक इशू करने में नाकाम रहा है। इसराइल की एक रियासत और पूरे मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान हैं आपस में, वो इसराइल ने दोहा के ऊपर कतर पे हमला किया। हमले के एक दिन के बाद पूरी मुसलमान दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, 50+ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में मौजूद थे। ऐसे ही उसके मुकाबले में इसराइल ने अपनी पावर शो करने की कोशिश की, तो उन्होंने अमेरिका को, जब पहले दौर में इन्होंने इस तरीके का पावर शो करने की कोशिश की तो जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आया। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, मार्को रूबियो आए, और वो एक अमेरिकी जो अमेरिकन से वो आए वहां पे। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के 50+ स्टेट्स थी, तो नेतन्याहू ने अपना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसके पीछे 50 अमेरिकन स्टेट्स लिख दिया कि ताकि मैं भी शो कर सकूं कि मेरे पास जो है 50-60 रहा। कोई यूरोपियन कंट्री उसकी सपोर्ट में नहीं आई, कोई उसके वेस्टर्न एलाइज उसकी सपोर्ट में नहीं आए, अमेरिका के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो आए। सो नेतन्याहू और इसराइल इस वक्त, अगर आप एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर मेरे से अगर आप बात करें, अगले 2 साल में इसराइल के एक्सपेंशन के जितने चांसेस हैं कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनेगा, ऑल्दो वो आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट। अगर अगले 2-3 साल में ग्रेटर इसराइल मैसिव टेरिटरीज के ऊपर ये कब्जा नहीं करते तो फिर इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने के जो चांसेस हैं अगले 2 साल में, उससे कई गुना ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अगले आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर शायद इसराइल का वजूद ही इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। पहले इसराइल हमेशा थ्राइव करता रहा है इंग्लैंड के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। पहले इसको सपोर्ट सारी ब्रिटिश एम्पायर की थी, बेल्फोर डिक्लेरेशन, साइक्स पिकेट एग्रीमेंट, ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट थी।
ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स के बाद इन्हें अमेरिका की सपोर्ट थी। अमेरिका अब वो उतना पावरफुल नहीं रहा जितना वॉर ऑन टेरर 2001 में था। अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर, और उसके मुकाबले में जो दूसरे पोल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो चाइना और रशिया हैं, और चाइना और रशिया दोनों इसराइल का बोझ उठाने के लिए उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह अमेरिका और इंग्लैंड ने उठाया। और इसराइल आई थिंक विदाउट बैसाखियों के वोंट हम्म, बी एबल टू सर्वाइव इन मिडिल सही। ईस्ट। और ये जो पागलपन नेतन्याहू का है ये इसराइल के वजूद को खतरे में डाल रहा है। आई थिंक हमें रैशनली सोचना चाहिए। हमारा इसराइल आइसोलेशन का शिकार है, कोई वेस्टर्न एलाई उसके साथ आने को तैयार नहीं, इवन अमेरिका उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया है, मुस्लिम वर्ल्ड है, जो कि पूरा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक यूनिफिकेशन और यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि इसराइल इस वक्त बैकफुट पे है। अच्छा, अगर मुस्तकबिल देखा जाए उन फ्रीडम फाइटर्स का जिन्हें ईरान की प्रॉक्सीज कह के एक अलग एंगल से देखा जाता है, मेरी मुराद हमास, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, और बिलखुसूस ईरान भी हिमायत याफ्ता तो हैं ये ईरान की, तो इनकी मुस्तकबिल करीब में मजबूती का उनसर देखते हैं या फिर ये वक्त के साथ ये तहरीकें थमेंगी? देखें, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अब खुल के बहुत रीजनेबल और डिप्लोमेटिक तरीके से अब इसराइल का मुकाबला करने की पोजीशन में आ चुका है। हम्म। और आई थिंक क्योंकि इसराइल के हेजेमोनिक डिजाइन्स जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने वाजे हो चुके हैं, और जो जब मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट होगा तो आई थिंक इसराइल उससे थ्रेटेंड फील करेगा। और जब पूरी मुस्लिम उम्मत इकट्ठी होके एक कॉमन थ्रेट के खिलाफ कोई स्टैंस लेगी, क्योंकि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड का इंटरेस्ट इस बात में है कि खित्ते में अमन आए, स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, पीस आए। मिडिल ईस्ट ने बहुत ज्यादा खून देख लिया, मिडिल ईस्ट ने बहुत ज्यादा तबाही देख ली, मिडिल ईस्टर्न लोग थक चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आए। और अमन इज और जो ये पीस है या स्टेबिलिटी है, ये इस वक्त पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी है। इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर वॉइस इन यूरोप। इवन अमेरिका के अंदर ये लोग ये बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने इलेक्ट किया वो भी ये बातें करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमेरिका को बैरूनी जंगों से निकालेंगे, बैरूनी जंगों की वजह से अमेरिका भी तबाही का शिकार है। सो आई थिंक जब ये माइंडसेट आपके पास होता है तो यू हैव अ स्ट्रांग विल, और आपके पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लिवरेज आपको मिल जाता है आपके पॉपुलर सेंटिमेंट को, कि आप रियासतों को उनकी जो जो दहशतगर्द रियासत है जैसे इसराइल है, आप उसको उसकी औकात में रख सके। सो आई थिंक जहां तक बात है इस खित्ते की, हम्म। जो यूजेज रहेगा, हम्म। जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो जो डिप्लॉय करेंगी, जो टैक्टिक्स इसराइल के अगेंस्ट, वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक होंगे। कन्वेंशनल से मुराद ये कि जो नॉर्मली जो रियासतें रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रियासतें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए जो डिटरेंस क्रिएट करती हैं, वो करेंगी इसराइल के खिलाफ। अच्छा, बाकी जो टर्मोइल है वो अंदर से इसराइल को खोखला कर देगा। ठीक। अब बिलखुसूस बात अमेरिका के हवाले से कर लेते हैं और अमेरिका भारत रिलेशनशिप के हवाले से। आपको मालूम होगा कि चाबहार की जो बंदरगाह है वहाँ पे इस्तिस्ना दिया गया था, बावजूद इसके कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, बावजूद इसके कि उसे सिफारती तन्हाई का शिकार बनाया गया। लेकिन एक बड़ा लेवरेज था भारत के लिए चाबहार को लेके, और साउथ एशिया की मंडियों तक रसाई और अफगानिस्तान को वहाँ से सप्लाई और पूरा मंजरनामा भारत ने अपने जहन में रख रखा था। लेकिन अब 50% टैरिफ आयद होने के बाद भारत की रूस नवाज पॉलिसियां और अमेरिका से दूरी इख्तियार करने की पॉलिसी और अब चाबहार का जो इस्तिस्ना था उसका खात्मा, इसकी बुनियादी वजह क्या रूस नवाज पॉलिसी ही देखते हैं या ईरान को स्नब करना देखते हैं या फिर मुआशी तार के ऊपर भारत को ही मफलूज करने की चाह अमेरिका को इस वक्त लगी हुई? देखिए, भारत अमेरिका इस वक्त चीज़ों को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। चाबहार का इकोनॉमिक एस्पेक्ट का तो आपने जिक्र किया ही किया, लेकिन चाबहार एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो बे ऑफ जो ओमान की जो पानी है और वहां से हम्म। फिर पर्शियन गल्फ तक का जो रास्ता है वो इधर चाबहार से ही होके गुजरता है, और चाबहार ही पूरी मुस्लिम दुनिया के दरमियान में से गुजरती है। चाबहार पे बैठ के इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं गेन कर रहा था। चाबहार पे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क रन कर रहा था। कलभूषण यादव भी वहीं से हम्म। उधर ही कहता था कि मेरा कारोबार और बिजनेस है, जो कि दुनिया की तारीख का हाईएस्ट रैंकिंग स्पाई है जो पकड़ा गया हो।
फिर उसके अलावा कतर के अंदर भी यहीं से रास्ता जाता है, जहां से फिर वो 8 के करीब इंडियन एजेंट्स पकड़े गए, जिनकी खबर भी आई बाद में, वो खबर जो है वो कम कर दी गई। और फिर पूरे जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो स्पाई नेटवर्क इंडिया का चल रहा था, इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स के थ्रू, वो इस चाबहार पोर्ट से ही चल रहा था। भारत के ऊपर अमेरिका ने लिवरेज दिया हुआ था चाबहार पोर्ट को, कि आप पूरे ईरान पे सैंक्शंस थी लेकिन चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस नहीं थी, ताकि इंडिया अपने नेटवर्क्स को रन कर सके। अच्छा, अब बात यह हुई है कि इंडिया पिछले 15 साल से अपने आप को काउंटर बैलेंस प्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान का और चाइना का। वो कहता था कि मैं इन दोनों मुल्कों को रोक सकता हूं, और इस बेस के ऊपर वो अमेरिका से लिवरेज भी, अमेरिका से जो मराद हैं वो भी ले रहा था, अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर भी ले रहा था, पूरे वेस्ट से वो वेपन इंडस्ट्री को भी अपनी स्ट्रेंथन कर रहा था, और ये सब कुछ। तो वेस्ट ने, स्पेशली अमेरिका ने, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया पर, ये सोचकर या इस धोखे में आके कि वो पाकिस्तान और चाइना, स्पेशली जो चाइना है, उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है, क्योंकि वेस्ट, अमेरिका चाइना को अपने लिए एक थ्रेट परसीव करता था। तो जब जंग हुई है, ये ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक, और उधर से फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की भी गवर्नमेंट आई है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट चली गई, तो सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हुई। इस जंग के दौरान इंडिया का असली रूप सामने आ गया कि ये चाइना का इसने क्या मुकाबला करना है, ये पाकिस्तान का ही मुकाबला नहीं कर सका। अंदर से ये मुल्क खोखला हो चुका है, और इस मुल्क के ऊपर एक फैशिस्ट हुकूमत है जो कि एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखती है और खित्ते के अंदर एनार्की और टर्मोइल क्रिएट करना चाहती है। तो इंडिया का जो यूज था सिक्योरिटी रीजंस के लिए, जो वेस्ट कर रहा था या बाकी मुमालिक कर रहे थे, वो यूज अब खत्म हो चुका है। सही। तो लिहाजा चाबहार के ऊपर जो ये इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू जीसीसी और इन सारी जगहों पे स्पाइंग वगैरह का वो सारा मामला चल रहा था, उसकी ऐसा अब अमेरिका को जरूरत नहीं है, और इंडिया जो है इतना रिलायबल पार्टनर भी नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी इक्वेशन मीट की जाए कि अमेरिका यहां से निकल जाए। उसके घर के ऊपर, उसके वोटर बेस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि बैरूनी जंगों से निकला जाए। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में चाबहार के ऊपर इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद रही नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ईरान के ऊपर जब इसराइल ने हमला किया तो खुल के इंडियन स्पाइस सामने आ गए। तो अमेरिका सैंक्शन लगाए या ना लगाए, इट वॉज हाईली लाइकली, स्पेकुलेशन ये की जा रही थी कि ईरान चाबहार पोर्ट से इंडियंस को, जो पोर्टा ग्लोबल सारा ये कर रहे हैं, अबानी अडानी का जो सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई है, तो वहां से निकाल ली। तो रॉकेट साइंस तो नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर 2 पोर्ट्स हैं जिसपे इंडिया की इन्वेस्टमेंट, एक चाबहार पोर्ट है, एक इसराइल की हैफा पोर्ट है, दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं, तो स्पाइस भी हैं और सारा कुछ है। अगर अमेरिका सैंक्शंस ना लगाता तो फिर ईरान ने, आई थिंक, कुछ अरसे के अंदर अंदर इसको वैसे ही वाइप आउट कर देना था इंडियंस को चाबहार से। दिस इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान और यमनी हौसी और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत कारी का किरदार अदा कर सकता है? गो के ईरान ईरान के लिए पहले पाकिस्तान कर चुका है और ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन मुस्तकबिल में और ज्यादा मजबूत। देखिए, इस सारी इक्वेशन में जो ईरान सऊदीया रिलेशंस है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दोनों मुल्कों को आपस में मिलाने के लिए, और पाकिस्तान लार्जर इक्वेशन में बहुत अच्छे तरीके से फिट इन करता है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड जो कि किसी फिरके के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, किसी जुबान के ऊपर कायम नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने हमेशा से अपनी इस आइडेंटिटी को बड़ा जेलसली गार्ड किया है। हमेशा हमारा फख्र है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, हमें इस बात पर कि हम पाकिस्तान बनने से पहले भी मुसलमान थे, बनने के बाद भी मुसलमान, इन अ सेंस कि हमारी और कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। जो इरानियंस थे वो ईरान, जो वो इस्लाम से पहले वो पर्शियन थे। जो टर्क्स थे वो भी इस्लाम से पहले टर्क्स थे। टर्की बनने से पहले भी वो टर्क्स थे। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले कुछ भी नहीं थे। तो हम इस आइडेंटिटी को बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं, और पूरी मुस्लिम दुनिया इस आइडेंटिटी की इज्जत भी करती है। पाकिस्तान हमेशा से वो जो बड़े भाई का रोल है वो पाकिस्तान ने संभाला है। चाहे 70s के अंदर जब अरब लीग में बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, तो इट वाज पाकिस्तान जिसकी लीडरशिप में जो मुल्कों को निकाल दिया था उनको दोबारा वापस शामिल किया गया। तो पाकिस्तान हमेशा से एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर रहा है, और पाकिस्तान हमेशा से मीडिएट करवाता रहा है। उसके अलावा हालात भी अब बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। आई थिंक इतना ज्यादा इख्तलाफ जो अब से कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले था मुस्लिम उम्मत के अंदर, अब वो इख्तलाफ बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया। आप खुद इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं चीजों का, आप खुद मुझे देख के बताएं, क्या हालात, वो जो इख्तलाफात थे मुस्लिम वर्ल्ड पे, क्या वैसे ही हैं जैसे अब से 5 साल 10 साल पहले थे?
मुझे एट द टॉप ऑफ माई हेड हम्म। मुझे तो कोई भी ऐसा बर्निंग इशू हम्म। दो मुल्कों के दरमियान में, मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान में नजर नहीं आ रहा कि जो उनको रोक के रखे आपस में सही। इकट्ठा होने का। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्कशंस हो रही हैं इरानियन मीडिया में, सऊदी मीडिया में, कि वो कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं सऊदी अरब से, और वो सारा कुछ। और फिर इसके अलावा बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को भी अगर आप देखें, कतर, यूएई, ओमान, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, हम्म। तो इन सारे मुस्लिम दुनिया को आप अभी रिसेंट 1-2 हफ्ते के अंदर ही देखें तो आपको कितनी यूनाइटेड नजर आई है। ऐसा पॉसिबल नहीं था पिछले 70 सालों में कि कतर दोहा के कैपिटल के ऊपर स्ट्राइक्स की हों किसी मुल्क ने, और विद इन 24 आवर्स मुस्लिम दुनिया के सारे नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हों, मौजूद हों। अच्छा, इट मेरा वॉज अ एक मैसेज कि भाई तुमने एक दिन पहले हमला किया है, हम्म, हम अब बैठे हैं, अब तुम में हिम्मत है तो तुम दोबारा हमला करके दिखाओ। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने यूनाइटेड होकर वो मैसेज दिए। ऐसे ही था। हमने यहाँ पे बातें शुरू कर दी कि जी इलामिया बहुत ज्यादा वीक है और हम्म। कोई तो कुछ तो हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं की, विच वॉज रॉन्ग। इलामिया हमेशा से इसी तरह के होते हैं। आपने किसी को किसी के खिलाफ कोई बात करनी, जरूरी तो नहीं है कि आप चीख चीख के उसको हम्म। अपने इलामियों के अंदर बताओ। सो मुस्लिम वर्ल्ड एज अ होल वैसे ही इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान की हमेशा से फॉर द पास्ट 70 ईयर्स ख्वाहिश ही ये रही है कि मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।